अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़ीशान बशीर। प्रोग्राम में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। शहरियों के लिए अब हुआ ई ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल आसान। ना दफ्तर आने की ज़रूरत, ना ही लाइन में लगने की। अब घर बैठे ई ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। डाकुओं ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। किताबों की दुकान में बैठे बाप और बेटा डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल। कराची पुलिस लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। बिजली के बिलों में IMF से अवाम के लिए रिलीफ हासिल करने में हुकूमत नाकाम। IMF की डॉलर की कीमतों में फ़र्क की शर्त भी पूरी हो गई। IMF का डू मोर, गैस की कीमतें 45 से 50% बढ़ाने का मुतालबा। और यौम फ़ज़ाइया मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया का हर सिपाही 1965 वाले जज्बे से सरशार। दुश्मन की हर चाल का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं नाज़रीन। हमेशा हम बात करते हैं अवामी मुश्किलात की, लेकिन आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अवाम की मुश्किलात में कमी की, क्योंकि पंजाब पुलिस ने शहरियों की सहूलत के लिए ई ड्राइविंग लाइसेंस का आगाज़ किया है, जो कि एक अच्छा स्टार्ट, एक अच्छी खबर है, क्योंकि शहरी लाइसेंस के आसान हुसूल के लिए वेबसाइट DLIL-MS पर इंदराज करा सकते हैं, जबकि शहरी अपना लाइसेंस PDF फॉर्म में डाउनलोड करके अपने मोबाइल में महफूज बनाकर दौरान सफर उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। जी हाँ, पंजाब पुलिस ने लाइसेंस का इजरा करने वाले सेंटर्स की तादाद भी 45 से बढ़ाकर 200 कर दी है। पंजाब पुलिस ने रवां बरस 30 लाख से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस फराहम किए हैं। पंजाब भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, मगर ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 45 लाख लोगों के पास है। ई ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल आसान बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इसे पेपरलेस कर दिया है। मगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पासपोर्ट भी हासिल कर रखा हो। तो इस हवाले मोहम्मद आजम ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप? ठीक ठाक है। बड़ी मुश्किल से ही रुके हैं। बस सर, मुझे एकदम आप सामने आए, मैं डर रुक गया। मैं अच्छा, आपका लाइसेंस बना हुआ? सर लाइसेंस बना नहीं हुआ, लेकिन वो रिन्यू था, वो भी एक्सपायर हो चुका होगा। एक्सपायर हो चुका है। अभी इसका इमीडिएट रेमेडी मैं आपको देता हूँ, आपने वो फॉलो करना है जो मैं कहूँगा। ये साथ ही हमारा सेंटर है, अभी आपका लाइसेंस मैं बनवाता हूँ, ठीक है? आप गाड़ी मेरे साथ ले आइए, मैं आपको बताता हूँ जो करना है। आइए मेरे साथ। ले जी, हमें रोक लिया है पुलिस वार्डन ने। अस्सलाम वालेकुम जनाब नजफ साहब, आपने गाड़ी हमारे दोस्तों की रोक ली है। मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें कि अमूमन पहले तो ये होता था कि गाड़ी रुकती है तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उस पर चलान होगा, आपने तो चलान किया ही नहीं। ये तब्दीली कैसे आई है? तब्दीली इस तरीके से आई है, इन सेंस आई है कि देखें मेरी बात सुने, अभी पनिशमेंट से बेहतर है कि हम इनकी सलाह कर दें। इस तरीके से मकसद तो ये है ना, लाइसेंस रखें। इस पर फ़ाइन नहीं किया जा रहा कहीं पर भी पूरा लाहौर में, और ये कोशिश की जा रही है कि लाइसेंस बनवाने के लिए लेके जाया जाए। ज़्यादातर जोर इसी बात पर होता है कि जिनका लाइसेंस नहीं बना हुआ और वो साल से चला रहे हैं, वो उन लोगों को हाईलाइट किया जाए, उन्हें रोक के चेक किया जाए, और फिर अगर उनका लाइसेंस निकल आता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आता तो उन्हें मौके पर ही जाके जो है अपना लर्नर बनवाना पड़ेगा। तो मज़ीद चीज़ें वो भी इनसे जानते हैं। आएँ अब ज़रा इस प्रोसेस को देखते हैं किस तरह ये बनता है, और ये गाड़ी भी हमारे साथ आएगी। ये बताएं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की पर अगर बात कर ली जाए, जी फाइल बननी है। अब हम तो रैंडमली आपने हमें रोका और हम आ गए। फाइल तो बड़ा ऑर्थोडॉक्स मेथड आप बता रहे हैं फाइल का। फाइल इज़ नॉट नेसेसरी, आपके पास ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए, वैलिड ID कार्ड। बस वो काफ़ी है? क्या प्रोसेस होगा? अभी हम इनका लर्नर बनवाएंगे। ये रेहान साहब है, ये इसमें हमारी रन नहीं करेंगे। ठीक है। इनका लर्नर बनेगा, उसके 42 डेज़ के बाद ये अपना टेस्ट दे सकते हैं। तब तक आपने जब भी गाड़ी चलानी है, आगे आपने N लिखवाना है स्क्रीन के, और पीछे भी लिखवाना है, और अपने साथ एक्सपर्ट लाइसेंस होल्डर ड्राइवर रखना है अपने साथ। ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी है। उसके बगैर ये मेन रोड पे गाड़ी नहीं उसके बाद उसके बगैर जो है फिर इनका फ़ाइन होगा। अगर ये इन मेयार पे नहीं पूरा उतरते तो फिर फ़ाइन होगा। लाहौर के अंदर कितने कुछ सेंटर्स हैं, लाइसेंसिंग सेंटर, और कहीं पे भी आप जाकर लर्नर बनवाएं तो टेस्ट उसी सेंटर पे देना होगा? ये वो डाटा डिसेंट्रलाइज उस तरह से नहीं है? नहीं, आप अपने मुतलका जो करीबी सेंटर है वहाँ पे जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं, लर्नर बनवा सकते हैं। अगर आपका एक्सपायर हुआ है लाइसेंस वो रिन्यू करवा सकते हैं, डुप्लीकेट इंटरनेशनल कहीं से भी करवा सकते हैं। अच्छा, पहले तो एक इशू ये आता था ना कि आप अपने रिस्पेक्टिव ज़िला के हिसाब से या डिवीजन के हिसाब से नेटिव डिस्ट्रिक्ट से होता था, लेकिन अब वो नहीं है। कुछ लोग पुराने ड्राइवर भी हैं, पुराने लाइसेंस बने हुए हैं, तो अगर किसी का 4-5 साल पहले का बना है, 10 साल पहले का बना हुआ है, वो एक्सपायर होता है, तो वो जब आएंगे तो सिर्फ उन्हें भी रिन्यू करवाना होगा या उनका भी दोबारा से टेस्ट होगा? नहीं, उनका सिर्फ रीन्यू होगा।
ये पर एनम जो है कुछ फाइन होता है, तो वो आपको पे करना होगा अब वो पे करना है। और आप इसका रीन्यू हो जाएगा उसके बाद renew अच्छा, होगा। इसमें एक चीज़ ये भी डिफरेंस है, कुछ लोगों के पुराने आईडी का ये बने हुए ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ के अब कंप्यूटराइज नए वाले बने हैं, जी। तो उसमें अगर चेंज करना हो तब भी यही प्रोसेस होगा। आप कह रहे हैं कॉपी वाला से कंप्यूटराइज बनना है, नहीं उसमें भी कोई टेस्ट नहीं होता, उसमें एप्लीकेशन देनी होती है, वो अपना जो लीगल कोर्स है उससे गुजरती हुए फिर आती है, यहाँ पे दफ्तर आती है और उसके बाद जो हम रिन्यू कर देते हैं, कंप्यूटराइज हो वो जाता एप्लीकेशन इसी ऑफिस में देनी होती है। है, किसी में भी दे दें। टेस्ट दो तरह के हैं, ऑनलाइन टेस्ट है और फिजिकल टेस्ट है। पहले कौन सा टेस्ट देना होगा? पहले इनका साइन टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन होता है, ठीक है। अच्छा, वो देंगे, उसके बाद अगर ये गेट थ्रू होता है तो फिर उसके बाद साइन टेस्ट होगा। बस साइन टेस्ट के हवाले से इसकी तैयारी कैसे की जाती है या इसमें कितने सवाल किस तरह पूछे जाएंगे, कुछ वो गाइड कर रहे हैं। इसमें कंप्यूटर जो है वो आपसे 2 मिनट में 10 सवाल पूछेगा और आपको 5 कम से कम पास करने ज़रूरी है। अगर आप 5/10 लेते हैं तो ही आप अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंट साइन होंगे? साइन टेस्ट होते हैं, कुछ एहतियाती इशारे होते हैं, कुछ लाजमी इशारे होते हैं जो आप हाईवेज़ पे देखते हैं, आम रोड्स पर देखते हैं, उस तरह के वो दिखाएंगे। और ये MCQs टेस्ट होगा। MCQs होता है ये। अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर क्या तरीकेकार होगा? तो वो गेट थ्रू अगर नहीं होता तो वो दोबारा आएगा 42 डेज़ के बाद। जब फिर वो पहले वाली शर्त लागू हो जाएगी कि 42 दिन बाद दोबारा से आके पहले साइन टेस्ट क्लियर करेंगे। साइन टेस्ट देगा, उसके बाद रोड टेस्ट होगा। तो जिस तरह आप बता रहे थे कि अगर ये फेल हो जाएंगे तो डोमेन इनके रिकॉर्ड को आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगी। वो कंप्यूटर ही नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर ये कहते थे यहाँ से फेल हो गए, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर ये कहते हैं जनाब मैं यहाँ से पास हो गया हूँ, ठीक है, तो वो आगे वो कंप्यूटर ही नहीं एक्सेप्ट करेगा। पहले जो कहा जाता था कि जी 5,000, 25,000, 30,000 दें, कार्ड आपके घर आ जाएगा बन के, अब वो वक्त ख़त्म हो गया। नहीं, वो ज़माने ख़त्म हो चुके हैं, अब वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ऑन कैमरा या हकीकतन ख़त्म हो चुकी नहीं, ये हकीकतन ख़त्म हो गया। बाकी कहने वाले तो आपको अभी भी कहेंगे, जो पास हो गया वो कहेगा ठीक है, जो फेल हो गया वो तो ये इल्ज़ामात लगाएगा ना। अब एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे हमें सारे मर्द हज़रात नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन ड्राइवर जो हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं या वो भी यहीं पर आके अप्लाई करेंगी? ख़वातीन के लिए ज़्यादातर जो है ना लेडीज़, वो उनके लिए लिबर्टी है। जैसे हमारी फीमेल स्टाफ है वो भी इंचार्ज है, वो भी टेस्ट लेती है, तो वो ज़्यादातर लेडीज़ के लिए। इतराज़ ये है कि 2-2, 3-3 महीने तक कार्ड नहीं आता, ये इशू कितना वैलिड है और इस पर उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। लाइक जो अभी सबसे ज़्यादा मसला ये आ रहा है, जनाब अभी तक हमारा घर डिलीवर नहीं हुआ, हर दूसरा तीसरा बंदा ये अक्सर पूछ लेता है, तो वो उसकी वो प्रिंटिंग इश्यूज आ जाते हैं। कभी किसी का कोई एड्रेस जो है वो गलत लिखा जाता है, उसे दोबारा कनेक्ट कराने के लिए भी लोग चले जाते हैं कि ये हमारा एड्रेस सही कर दें। अदरवाइज़ इस पर ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगता, हार्डली 2 से 3 हफ्तों में डिलीवर हो जाता है। तो ये नजर साहब बता दें लास्ट थिंग कि सारे प्रोसेस की जो गवर्नमेंट फीस है अप्लाई करने की वो कितनी है? तकरीबन ये है 1200 के करीब बन जाती है। यानी जो जिन्होंने अप्लाई किया है रिन्यूअल के लिए उनकी और जिन्होंने नए के लिए अप्लाई किया दोनों की 1000 से 1200 के दरमियान? नहीं, ये जिनका फ्रेश अभी लाइसेंस बना है ना, जो जैसे ये साइन टेस्ट से पास हो रहे हैं, इनका टोटल गालबन 1200 रुपया खर्च है। 1200। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल थी और हमने आपको दिखाया ये प्रोसेस कि किस तरीके से आपको चालान नहीं किया जा रहा लेकिन आपको लाइसेंसिंग सेंटर लाया जा रहा है ताकि यहाँ पर आकर आप अप्लाई करें, आपका लाइसेंस बने। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे कैसर इफ्तिखार ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। कैसर, बहुत शुक्रिया वक्त में प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कैसर, आपने भी आज़म की रिपोर्ट देखी, इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट थी। बताइएगा कि अब इस तमाम तर मामले को देखने के बाद और इस इकदाम के बाद शहरियों को कितना फ़ायदा हो सकता है? देखें, जहाँ तक तो फ़ायदे की बात है, लाहौर में इस वक्त 4 ऐसे सेंटर हैं जो कि 24/7 काम कर रहे हैं और उस पर जो ट्रैफिक पुलिस है उनका यही कहना है कि जब किसी का दिल चाहे, जब किसी के पास टाइम हो, वो आकर अपना लाइसेंस जो है वो बनवाए और रीन्यू करवाए, जो भी जो फैसिलिटीज़ है उनको अवेल कर सकता है। अब दूसरी बात, जानिब ये बात है, जैसे रिपोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो हमने देखा रिपोर्ट में कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो उसी वक्त आपको ट्रैफिक वार्डन जो है वो नियरेस्ट जो सेंटर होगा वहाँ पर लेके जाएंगे और वहाँ पर आपको जो फैसिलिटेट करेंगे और आपको जो आसानी पैदा करेंगे कि किस तरह आपने लाइसेंस लेना है। अब उसके साथ साथ अब ये सारी जिम्मेदारी जैसे हुकूमत या जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी जो पूरी कर रही है, उसी तरह से शहरियों को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी का जो एहसास होना चाहिए। अब देखें कि 2 से 2.5 करोड़ गाड़ी जो है वो पंजाब भर में इस वक्त मौजूद है, जबकि अगर लाइसेंस की शरह की बात की जाए तो मैक्सिमम 15 लाख से 16 लाख लाइसेंस जो हैं वो जो इस वक्त सिस्टम में हैं। तो बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं
जो तकरीबन 2.25 करोड़ या 2 करोड़ के करीब जो गाड़ियाँ हैं वो बगैर लाइसेंस के ही ड्राइवर्स चला रहे हैं। तो उस पर हमारे नाजरीन को ये समझना चाहिए, जो सुनने वाले लोग हैं, आवाम को ये बात समझनी चाहिए कि अगर ड्राइविंग के दौरान उनके साथ कोई हादसा पेश आता है और उनकी गाड़ी के साथ कोई लग के कोई हादसा पेश आता है तो उनके ऊपर जो है वो 322 का एक मुकदमा दर्ज हो सकता है जो कि नॉन बेलेबल है, जिसकी बेल नहीं है, जिसकी एक ऑफेंस जो है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू 302 ही उसे कहलाते हैं। वो बड़ा उनके लिए हीनियस क्राइम हो सकता है। अगर लेकिन उसके पास अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस होता है तो उसके ऊपर 320 लगती है जो कि बेलेबल ऑफेंस है। आपके पास आप अपना लाइसेंस दिखाते हैं कोर्ट में जाके, ऑनरेबल कोर्ट में कि जनाब मेरे पास लाइसेंस है और मैं ऑथेंटिकेट ड्राइवर हूँ। ये बताइएगा कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का भी हुक्म आया था, शहरियों को इस सिलसिले में मोटिवेट करने के लिए बहुत से इकदाम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी किए गए। जिस तरह से आप बता रहे थे कि 4 सेंटर्स 24/7 काम कर रहे हैं, मोबाइल वैन्स जो है वो अब स्टार्ट कर दी गई हैं, कुछ लाइसेंस बनवाने की शरह में बेहतरी आई है, लोग इस जानिब कुछ राग़िब हुए हैं? ऑब्वियसली जब कानून की पासदारी या कानून पे इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है, लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे होते हैं जब उस पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अब आप देखें कि रोड्स के ऊपर एक वक्त था कि सारे लोग ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर आपको विदाउट हेलमेट नजर आते थे, लेकिन अब आप लाहौर के जितने भी मेन शाहराह हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि 90% लोगों ने हेलमेट्स पहने होते हैं। उसी तरह लाइसेंस के हवाले से, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो CTO के जो चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं उनके कहने पर वो कानून पे अमल दरामद करवा रहे हैं और हर बंदे से लाइसेंस पूछते हैं। तो लाइसेंस ज़ाहिर बात है उसी लिहाज से लोग जब जाते हैं, अब सेंटर में जा रहे हैं और वो जो लाइसेंस बना रहे हैं, लेकिन लाइसेंस बनवाने के साथ साथ जो एक प्रॉब्लम अभी जो शहरियों को आ रही है उस पर CTO साहब का मैं ज़रूर उनका गौर चाहूँगा कि जब लाइसेंस बनवा लेते हैं शहरी तो उनको वो लाइसेंस का कार्ड मिल नहीं रहा। उसकी जो अदम दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाना जो है वो ट्रैफिक पुलिस का काम है। वो मनावा सेंटर में ये रेफ़र कर देते हैं कि जी वहाँ पे बन रहा है। अभी मैं एक और बात इसमें शामिल करता चलूँ कि जो लोग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उन्हें कहा जा रहा है कि जी जो कार्ड जिसके ऊपर प्रिंट होता है लाइसेंस तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो लेट होगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रैफिक पुलिस को भी और बेहतर करनी होंगी, आसानी पैदा करनी होगी। जैसे मैंने आपको शरह बताई है कि कितनी गाड़ियां हैं रोड पर और 15 से 16 लाख सिर्फ लाइसेंस हैं। तो उस हवाले से ट्रैफिक पुलिस को स्पेशली DIG ट्रैफिक जो पंजाब है उनको इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि ट्रैफिक जब पुलिस जो है जब लाइसेंस अप्लाई होने के बाद उसके बाद उन्हें ट्रैफिक उसी विद इन अ वीक जो भी स्पेसिफिक टाइम है उसके जो अंदर जो है वो उन्हें लाइसेंस उनके घर पे पोस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन शहरी जो है वो उसके पीछे फिरते हैं, लेकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बैकलॉग जो है स्पेशली उसको ख़त्म करना होगा और उसके बाद आगे मामलात मज़ीद बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, कैसर इफ्तिखार हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे और इस मामले के हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात करते हैं, जहां पर डाकुओं ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। कोरंगी के इलाके में किताबों की दुकान पर डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे बाप और बेटा मौके पर ही जान की बाजी हार गए। इस बारे में तफसीलात के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरंगी में किताबों की दुकान में 3 मुसल्लह डाकुओं की लूटमार। कैश काउंटर खाली कराने के दौरान बाप और बेटे ने मुसल्लह अफराद के साथ मज़ाहमत की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गोली लगने से बाप और बेटा शदीद जख्मी हो गए। एक फायर मारा असद भाई को और एक अब्बा को, अब्बा वहीं गिर गए और उसके बाद एक फायर मारा उनको असद भाई को, वो भी वहीं गिर गए और वो भाग गए। 70 साला मोहम्मद हुसैन और 37 साला असद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए बाप बेटा दम तोड़ गए। SSP कोरंगी तारिक नवाज के मुताबिक मौके से गोलियों के 4 खोल मिले हैं, जिन्हें फोरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा। मौके से अभी तक जो क्राइम सीन यूनिट ने अपनी कार्रवाई की है उसमें हमारे पास अभी 4 खोल हमें मिले हैं, क्योंकि फुटेजेस क्लियर हैं, पिक्चर्स क्लियर हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ये मुल्ज़िमान पकड़े जाएंगे। SSP कोरंगी का कहना था कि वाक़ये की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है। फुटेज की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी है। इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। मज़ीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची शुएब बन्नी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, क्राइम इंडेक्स में इजाफा होता चला जा रहा है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी नाकाम दिखाई देते हैं, कार्रवाई होती है लेकिन उसमें खातिर खा कामयाबियाँ नहीं मिल पाती हैं। क्या वजूहात हैं और ये जो अब वाक़यात हो रहे हैं इनके तदारुक के लिए क्या किया जा रहा है? जी देखें, जिस तरह से ये कल रात वाक़या पेश आया है कराची के इलाके कोरंगी में, जहाँ एक बड़ा बुक स्टॉल है, बुक शॉप है, इसके अंदर ये मुल्ज़िमान दाखिल होते हैं। 3 मुसल्लह डकैत थे। ये बिल्डिंग थी जिसके अंदर बुक शॉप थी, वहाँ पे 34 मुलाजमीन काम करते हैं। ये कोई छोटा बुक शॉप भी नहीं है, एक बड़ी बुक शॉप है और दीदा दिलेरी के साथ डकैत अंदर दाखिल होते हैं। 3 उनकी तादाद होती है
और वो अंदर मज़ाहमत के दौरान उसकी CCTV वीडियो भी हमने हासिल की है, जिसमें मुल्ज़िमान को स्ट्रेट फायर करते हुए देखा जा सकता है। मुल्ज़िमान को जैसे ही ये लगा कि उनको पकड़ा जा सकता है डकैतों को, तो उन्होंने फ़ौरन से स्ट्रेट फायर किया, जिससे ये बाप बेटा इब्तिदा में ज़ख्मी हुए थे, जो दौरान इलाज जाँबर ना हो सके और इंतकाल फरमा गए। तो ये जिस तरह से ये वाक़या हुआ है, ये खुली मतलब एक रियासत को चैलेंज करने वाला मामला है कि दीदा दिलेरी के साथ डकैत किसी बुक शॉप में या किसी भी दुकान में दाखिल हों और आम मासूम शहरियों को निशाना बना दें। और बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने गोली चलाई है, उन्होंने जान लेने के लिए ही गोली चलाई अपनी मज़ाहमत के दौरान, के स्ट्रेट फायर उन्होंने कर दिया और उसके नतीजे में ये दोनों ज़ख्मी हुए इब्तिदा में, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके जिस्म से खून बह गया था तो ये जाँबर ना हो सके। अब ये वाक़यात इस तरह के कराची में मामूल हो चुके हैं कि कराची में डकैती मज़ाहमत पे शहरियों की जान जा रही है, वो ज़ख्मी होते हैं और वो अल्लाह मियाँ को प्यारे भी हो जाते हैं। तो ये कराची में सिचुएशन है, क्योंकि कराची में स्ट्रीट क्राइम भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ये जो डकैती की वारदातें हैं, चाहे उसमें लोगों के घर हों, चाहे लोगों की दुकानें हों, पेट्रोल पंप्स हों या बड़े सुपरमार्ट हों, वहाँ पे भी रात होते ही इस तरह की डकैती की वारदात हो जाती है। क्योंकि पुलिस यही कहती है कि हमारे पास इतनी नफरी नहीं है, हम हर जगह पे नफरी लगाकर पुलिस एहलकार खड़े नहीं कर सकते, लोग अपने सिक्योरिटी गार्ड्स रखें। अच्छा, लोगों ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए भी हैं। कराची की जो बड़ी मार्ट्स हैं, जो सुपर स्टोर्स हैं, इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात कराची पुलिस के हैं तो उन्हें हुकूमत के सामने रखने चाहिए ताकि पुलिस की नफरी को बढ़ाया जा सके और जो कराची में रहने वाले लोग हैं, एक उनकी कीमती जानों को बचाया जा सके। शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद थे और इस खबर के हवाले से डिटेल्स बता रहे थे। शुएब, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से। चहलुम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में पंजाब पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है। काफ़िलों की आमद का सिलसिला भी जारी है। पंजाब भर में चहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी, जलूसों और मजालिस को सख्त सिक्योरिटी फराहम की गई है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर में 677 मजालिस, 378 जलूस की सिक्योरिटी पर 30,000 से ज़ायद अफसरान, एहलकार और रज़ाकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। लाहौर में मजीद सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे बशीर बाट से। बशीर, बताइएगा कि लाहौर के किन किन मकामात से जुलूस निकाले जा रहे हैं और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? लाहौर में रात के हवेली अलग शाह से बरामद होने वाला जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों से गमजन जो है वो करबला गांबे शाह की तरफ गामेजान है और इस वक्त जो है जुलूस जो है वो मोहल्ला शिया में पहुंच चुका है। वहां से ये रात गए जो है करबला गांबे शाह पहुंच के इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पे ये मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम है। उसके लिए 4000 पुलिस एहलकार जो है वो मरकजी जुलूस की जो है वो सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ 1000 ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो है वो भी तैनात हैं। ये मेट्रो बस सर्विस जो है वो करबला गामे शाह से बंद कर दी गई हुई है और पीछे ये मेट्रो बस सर्विस जो है इसके रोड के ऊपर जो है यहाँ भी सिक्योरिटी के एहलकार तैनात हैं और इधर दूसरी तरफ नासर बाग है, वहाँ से जो है मरकजी जो गामेशा करबला की तरफ से आने वाला जो रोड है वो बंद है और दूसरी साइड पे हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो है वो उसका भी आखिरी रोज है। उस हवाले से इस सिलसिले में भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया, बशीर बाट हमारे साथ मौजूद थे और इस सिलसिले में आगाह कर रहे थे। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 980वां उर्स मुबारक भी लाहौर में जारी है। इस मौके पर मकामी सतह पर इंतजामिया ने तातील का ऐलान कर रखा है। उर्स के दौरान किरत, नातखानी और समा की महाफिल भी उरूज पर हैं। सूफी बुजुर्ग अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया है। इसी पर ही बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच से। सुहेल, कहिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? हजवेरी अलमरूफ हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज भी मुल्क भर से अकीदतमंदों और ज़ाहिरीन की आमद का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में जो अकीदतमंद हैं वो मज़ार पर हाज़िरी दे रहे हैं और मुल्क व कौम की सलामती के लिए भी दुआ की जा रही है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त और कड़े इंतजाम किए गए। आने वाले तमाम जो अकीदतमंद हैं और ज़ाहिरीन हैं उनकी जामिया तलाशी के बाद उन्हें मज़ार तक आने की इजाज़त दी जा रही है।
अकीदतमंदों की जानिब से जो है वो हाज़िरी जो है वो मिज़ार पर दी जा रही है और महकमा औक़ाफ़ की जानिब से और अकीदतमंदों की जानिब से जो है वो लंगर के ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए। शुक्रिया। सुहेल अब्बास बलूच लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में तफसीलात से आगाह करे थे। यहाँ पर भी एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली और पेट्रोल महंगा हो चुका है, जिसके बाद गैस की कीमत में इजाफा किया जाए, ये मुतालबा सामने आया है। मोर का मुतालबा जो है वो किया गया है। जबकि डॉलर की कीमत की अगर बात की जाए तो सट्टाबाजों के खिलाफ जब क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया तो अब इसकी कीमत में कुछ कमी आना शुरू हुई है। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मौशी तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डॉलर की कीमत जो कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, 300 प्लस पे जो है वो चला गया। ओपन मार्केट में तो ये 329 रुपये पर चला गया था। अब ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, सट्टाबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो कुछ माइनर सी बेहतरी दिखाई दे रही है। आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म सलूशन है ये इस तरह से कार्रवाई करके और उसके बाद डॉलर की कीमत को नीचे लाना? पहली बात तो ये है कि अगर हंगामी बुनियाद पर रुपए की कदर गिरी थी और स्टेट बैंक खामोश तमाशाई रहा, क्योंकि आपके इल्म है कि जब ये केयर टेकर्स आए थे तो उस वक्त जो है 289 का डॉलर, अगर उसके बाद खासी गिर गया और फ़र्क बढ़ गया तो ये तो मसनूई था। यानी लोगों को सट्टेबाजों को, चोरों को मुनाफा कमाने का मौका दिया गया। लेकिन अब एक सही सिंध में एक अबूरी फैसला किया गया है, जैसे कि आपने कहा, तो इसका भी हमें खैर मकदम करना चाहिए। लेकिन बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि अगर हमारे मुल्क की जो इम्पोर्ट्स हैं वो दुगनी से ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट के, और कानूनी ज़राए से सरमाए का फरार तेज़ी से जारी है, कानूनी ज़राए से, और गैर कानूनी ज़राए से भी जो है वो सरमाए का फरार हो रहा है, स्मगलिंग भी हो रही है डॉलर की। तो ये यानी आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिशें की हैं, इसमें स्टेट बैंक का कोई बड़ा किरदार नहीं है। तो जो भी बेहतरी आई है ये उनकी तरफ से है। ज़ाहिर है कि ये परमानेंट नहीं है। उन्होंने तो एक जो संगीन सूरत हाल थी उससे निकालने के लिए एक किरदार अदा किया, हालांकि 20 दिन की ताख़ीर से किया है, जिसका अपना नुकसान हुआ। लेकिन मैं तो एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ आपके सवाल के जवाब में। नंबर 1, अगर ये निगरान हुकूमत चाहे और स्टेट बैंक चाहें तो एक फ़ैसला कर लें और वो फ़ैसले का ऐलान कर दें कि जनाब, जब आप खुली मंडी से डॉलर ख़रीदते हैं तो ज़ाहिर है कि रुपए की कदर पर दबाव पड़ता है और वो फ़र्क बढ़ता है इंटरबैंक का और ग्रे मार्केट का, और लेकिन वो जमा कराते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट में। यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो पैसा बाहर भी जाता है, कानूनी तरीके से बाहर जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कानून स्टेट बैंक ये अनाउंस करे, स्टेट बैंक का इख्तियार है, इसमें हुकूमत का कोई बहुत ज़्यादा किरदार नहीं है, और वो ये कहें कि जनाब कोई बच्चा आपका तालीम के लिए जाना चाहता है, आला तालीम के लिए ज़रूर जाए, और उसको अगर पैसा चाहिए फ़ीस के लिए, तालीम के लिए ज़रूर भेजें। खुदा न खास्ता कोई ख़ानदान का फ़र्द बीमार हो जाता है, बाहर ले जाना पड़ता है, उसके लिए पैसा जाता है तो ज़रूर जाए। इन दो मकासद के अलावा मार्केट से डॉलर जो ख़रीदते हैं और बैरूनी करेंसी अकाउंट में जमा करके बैंकों को कहते हैं कि बाहर भेज दो, और वो भेजते हैं, उस पर पाबंदी लगा दें, नहीं जाएगा पाकिस्तान से पैसा। हंगामी सूरत हाल है, हम ये अय्याशी बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर ये इन्फ्लुएंस है निगरान हुकूमत भी, स्टेट बैंक भी, ताकतवर तबकों के, लेकिन अगर आज ये फैसला कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ बेहतरी जो है निस्बतन आएगी। बिल्कुल, अगर वक्त पर फैसले किए जाएं तो बेहतरी जो है वो नजर आएगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है, और अब गैस की कीमत में भी इजाफा करने का जो है मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त हम IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट में, क्योंकि लेकिन आवाम एक ही सवाल करती है, क्या आने वाले दिनों में क्या इन तमाम तर चीज़ों में कमी वाक़ई हो सकती है? क्या उनके लिए कोई उम्मीद है? देखिए, मैं आपसे फिर एक स्टेटमेंट दे देता हूँ। IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए IMF की मंजूरी से आने वाले हफ्तों में हम बिजली के नर्ख कम कर सकते हैं। अच्छा। और गैस के नर्ख भी कम कर सकते हैं, और पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख भी कम कर सकते हैं। IMF का प्रोग्राम इसमें आड़े नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, निगरान हुकूमत भी कानून से इनराफ कर रही है, कानून तोड़ रही है, कौमी दौलत लूटने वालों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए
तो फिर IMF आपको क्यों इजाज़त देगा? बुनियादी सवाल है। अभी जो इजाज़त मिली है उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि हमने जो मंसूबा पेश किया था निगरां वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF को, वो गलत मंसूबा था, वो तो रिजेक्ट होना ही था। और अब जो कुछ थोड़ी बहुत मिली है किस्त, वो बेमानी बात है। असल क्या है मैं आपको बता दूँ। आज 14 जून 2019 को आप अखबारात निकाल लीजिए, जिस वक्त हमने एक टैक्स एमनेस्टी दी थी, लूटी हुई दौलत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया था, वो ज़रूर वो बहुत गलत फैसला था और वो बहुत ही कम शरह सूद टैक्स पर था, वो कौम के मफादात के ख़िलाफ़ था, लेकिन एक कानून बन गया था। वो कानून आज भी मौजूद है और वो शाये भी हो गया था FBR की तरफ से। यानी FBR अगर चाहे, हुकूमत चाहे, ना अदालतों में जाने की ज़रूरत है ना किसी के अप्रूवल की। पाकिस्तान में चोरी के असासे जो हैं और प्रॉपर्टीज़ जो हैं, असासे बैंक डिपॉजिट्स वगैरह और नेशनल कौमी बचत में जो पैसे रखे हैं, वो ये था कि हम उनको जब्त करेंगे और उनको 7 साल सज़ा होगी जिनके ये नाजायज़ असासे हैं और वो उनसे फ़ायदा नहीं उठाते। 41 लाख आदमियों की फहरिस्त हुकूमत के पास मौजूद है जिनके चोरी के असासे और प्रॉपर्टीज़ मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिनसे अगर वो चाहें तो वसूल कर सकते हैं। लेकिन निगरां हुकूमत भी माजी की हुकूमतों की तरह इनहराफ कर रही है कानून से और उन लोगों पर हाथ डालने के बजाय मुख्तलिफ हाथ डालने से गुरेज़ना दिखाई देती है। डॉक्टर साहब, हमारे लिए, देखने वालों के लिए ज़रा आसान अल्फाज में एक मैकेनिज़्म समझाइएगा। क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में जो है वो डॉलर की कीमत इतनी बढ़ती चली जा रही है? इसके बरक्स अगर देखा जाए, अफ़गानिस्तान जो कि जंगज़दा मुल्क जिसको कहा जाता है, वहाँ पर जो है वो डॉलर की कीमत इतनी नहीं। श्रीलंका जिसके बारे में कहा जाता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया था, वहाँ पर भी डॉलर की कीमत इतनी नहीं बढ़ी, हालांकि हम तो डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं बकौल जो इसहाक डार साहब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना थे, लेकिन इसके बावजूद डॉलर की कीमत कंट्रोल में नहीं आ रही। इसकी वजूहात क्या है? देखिए, पहले हम ये तस्लीम कर लें कि डिफ़ॉल्ट का सिरे से कोई इम्कान था ही नहीं। अपने प्रोग्राम में आप देख लें मेरी बातें, और मैंने कम से कम 2 दर्जन दफ़े कहा था कि 2023 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ऐसी बातें करना कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया है, गलत बातें हैं। डिफ़ॉल्ट कर ही नहीं रहा था, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। अब मेरा सिर्फ कहना यह है कि 2-3 बातें हैं जो पाकिस्तानी कौम को समझनी होगी, इसलिए हुकूमत को तो पता है, स्टेट बैंक को तो पता है। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आप 5 साल देखें, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, 290 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हुआ। अब अगर आप 5 साल में तकरीबन 300 अरब डॉलर का तिजारती खसारा करेंगे, यानी इंपोर्टर्स को एनकरेज करेंगे, बेतहाशा इंपोर्ट करो, बेतहाशा करो, खूब अय्याशी करो, मुनाफा कमा, और एक्सपोर्ट को डिस्करेज करेंगे, और एक्सपोर्ट को डिस्करेज करके कहेंगे कि आप रेमिटेंसेस मंगा लें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) से, ताकि करंट अकाउंट डिफिसिट कम हो। ये जो रेमिटेंसेस आली होती है, ये रेमिटेंसेस नहीं है, बड़ा हिस्सा। और हर 1 लाख डॉलर, माजरत के साथ वक्त की किल्लत है हमारे पास, हम कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मज़ीद तफसील से बात कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान की इकॉनमी खुसूसन डॉलर की बढ़ती कीमत के हवाले से उनकी गुफ्तगू जारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।